बाद में फिर एक प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि दो देशों के साथ सीमा लगाने वाले प्रदेश कौन से हैं। ध्यान देना मेरी बात, यहां कही जा रही है कि दो देशों के साथ में सीमा लगाने वाले कौन कौन से हैं। यहां मैं बात करता हूं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगा, यहां पे ध्यान से देखना। पहले तीन वाले देखते हैं, तीन देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं। तीन देशों के साथ, तीन देशों के साथ में आपको एक ही बात याद करनी है। क्या याद करनी है? तीन देशों के साथ में सीमा लगाने वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। साथियों याद रखिएगा, तीन देशों के साथ में सीमा लगाने वाले जो प्रदेश हैं अब वो कौन कौन से हैं। एक तो लद्दाख तीन के साथ लगाता है सर, बिल्कुल लगाता है। किन किन के साथ लगाता है? ध्यान देना, लद्दाख सीमा बना रहा है पाकिस्तान के साथ भी, लद्दाख सीमा बना रहा है अफगानिस्तान के साथ भी, और लद्दाख सीमा बना रहा है चीन के साथ भी। यानी तीन देशों के साथ सीमा लगा रहे हैं। वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 4 है। तीन देशों के साथ सीमा लगा रहे हैं, वो कितने? तो आप कहेंगे सर 4 है। आगे फिर ध्यान दीजिएगा, आप बात करेंगे कि लद्दाख है, ये आपका कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, 3 देश लगा रहे, ठीक है। आगे बात आती है सिक्किम की। सिक्किम ये दिख रहा है ना आपको, ये यूं बीच में निकला हुआ दिखता है सिक्किम, सिक्किम यूं दिखता है बीच में निकला हुआ। याद रखिएगा, ऊपर के साइड चीन के साथ सीमा लगाएगा, इधर भूटान के साथ सीमा लगाएगा, इधर नेपाल के साथ सीमा लगाएगा। चीन है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, नेपाल है। यानी सिक्किम की सीमा कितने के साथ लग रही है? तो आपका उत्तर आएगा 3 के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा कितने के साथ? तो आपका उत्तर आएगा 3 के साथ लगती है। आगे फिर बात करते हैं अपन कि पश्चिम बंगाल, अब दिखता तो नहीं है पश्चिम बंगाल, लेकिन भाई साहब ये भी 3 के साथ लगा जाता है। यानी कई बार होता है ना, दिखते तो नहीं है लेकिन भाई साहब सीमा इधर भी लगा लेते हैं, इधर भी लगा लेते हैं, इधर भी। यानी कई होते हैं ना जिनकी एक के साथ ही नहीं लगती और कईयों की बहुत के साथ लग जाती है। अब पश्चिम बंगाल दिख तो नहीं रहा है, ये बड़ा काम का आदमी है, दिख नहीं रहा है, लेकिन 3 के साथ सीमा लगा रखी इसने। किस किस के साथ लगा रखी है? एक तो बांग्लादेश के साथ, आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, एक तो बांग्लादेश के साथ लगा रखी है, एक इसने भूटान के साथ लगा रखी है, एक इसने नेपाल के साथ लगा रखी। यानी पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ क्या करता है? सीमा लगाता है। आगे मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, इधर से चीन के साथ लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है सर। इधर से भूटान के साथ लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है सर। और भूटान चीन के बाद में आप बात करें तो एक और बच जाता है, इधर चीन के साथ लगा ली, इधर म्यांमार के साथ लगा ली, इधर भूटान के साथ। यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी कितने देशों के साथ लगती है? तो आपका उत्तर बनेगा 3 देशों के साथ लगती है। चलें आगे चलते हैं, है ना। कोई बात नहीं है ना। एक बार सारे साथी सेशन को लाइक कर दो, भूल गए मुझे लगता है आप लाइक करना, है ना। लाइक वाली संख्या आधी रह गई है, लाइव ज्यादा दिख रहा है। एक बार लाइक कर दो और सभी तक पहुंचा दो, क्योंकि अपन ने मिशन लिया है मास्टर बनने का, अपन ने एक सपना संजोया है मास्टर बनने का। और मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जब भी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आए तब एक बात सुनना चाहता हूं कि सर हमारी सफलता में आपका योगदान था। बस ये शब्द सुनने के लिए मैं इतना डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। क्या शब्द सुनना है कि सर हमारी सफलता में आपका योगदान था। आप इस कैमरे के सामने आए, यहाँ के खड़े हो और बताएं दुनिया को कि हाँ हमने मिशन मास्टर के तहत सफलता हासिल की थी। बस ये बात मैं आपसे सुनने चाहता हूं, है ना। इसके लिए आप भले मर्जी कहीं तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। ये तो हो गए 3 देशों के साथ। अब 2 देशों के साथ सीमा लगाने वाले कौन से हैं? उत्तराखंड की सीमा ये चीन के साथ भी लगती है, यहाँ पे उत्तराखंड नेपाल के साथ भी लगती है। बात करते हैं असम की सीमा, इधर भूटान के साथ भी लगती है, इधर से आपका पश्चिम बंगाल लिख दिया गया मैंने, भूटान के साथ भी लगती है। किसकी? असम की सीमा, पश्चिम बंगाल लिख दिया, बांग्लादेश लिखना था, और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। इसके बाद में फिर बात आती है मिजोरम की सीमा, मिजोरम इधर म्यांमार के साथ भी लगाता है, इधर बांग्लादेश के साथ भी लगाता है। यानी 2 देशों के साथ आया हुआ प्रश्न है, 2 देशों के साथ सीमा लगाने वाले, 2 देशों के साथ सीमा लगाने वाले जो आपके राज्य हैं अपने, वो कितने हैं? 3। 2 के साथ वाले 3, 3 के साथ वाले 4, 2 के साथ वाले 3, 3 के साथ वाले 4। लद्दाख की 3 से लगती है, बिल्कुल लगती है। सिक्किम की 3 से लगती है, लगती है। अरुणाचल की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी 3 से लगती है, उत्तराखंड की 2 से, असम की 2 से और मिजोरम की भी 2 से लगती है। चले आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखिएगा प्रश्न आपका आ सकता है, भारत का वो राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से क्या करता है? तो आप कहेंगे सीमा बनाता है। वो कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर आएगा सर, यहां पे एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश। और 5 राज्य कौन से राज्य हैं? तो आप कहेंगे सर 5 राज्य ये आंतरिक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। सबसे ज्यादा सीमा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में सबसे ज्यादा सीमा यूपी लगाता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। आप जानते हैं राजस्थान में एक जिला है, आप जानते हैं राजस्थान में एक जिला है जिसकी सीमा भी 8 जिलों से लगती है। कौन सा है सर? पाली है। राजस्थान के आंतरिक जिले भी कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8 ही हैं। भारत के अंदर याद रखना कर्क रेखा भी कितने राज्यों से गुजरती है? सर 8 से ही गुजरती है। और यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सर 8 से ही लगती है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात भी कितना है? 8 ही है, 888 है। 8 का आंकड़ा बड़ा काम का है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? सर 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात भी कितना है? 928 है। याद रखना 8 का आंकड़ा चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई भी कितनी है? सर
18 मीटर है। कितनी मीटर है? 18 मीटर है। चूलिया जल प्रपात की ऊंचाई कितने मीटर? 18 मीटर है। जबकि याद रखना 18 का उल्टा कर दो 81 बनता है। क्या है बताओ मुझे? उग चुक जाओगा नहीं। चलिए आगे फिर चलते हैं। याद रखना भारत के वे राज्य जो एक एक राज्य से सीमा लगाते हैं। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है और मेघालय केवल असम से सीमा लगाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा ये 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन से हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट कौन सी? तटीय सीमा को लेकर के। कट गया है लेकिन मैं इसको पूरा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तटीय सीमा में साथियों ध्यान देना, पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, ये मैंने लिख दिया तटीय राज्य। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर आएगा भारत में तटीय राज्यों की संख्या सर ये 9 है। भारत में तटीय राज्य कितने? 9। भाई तटों पर सुरक्षा करने का काम कौन करती? नौसेना करती है। कौन सी सेना करती है? नौसेना करती है। तो भारत के तटों पर राज्य कितने हैं? 9। देखना मैजिक है, याद हो जाएगा आपके। सुनना मेरी बात, अब ध्यान देना। अगली बात फिर आती है, यहां देखना। मैंने कहा सर यहां पे एक राज्य आता है गुजरात। चलो ठीक है सर, कहा तो कहा। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहां पे आता है पश्चिम बंगाल। यहां पे कौन आता है? तो आपका उत्तर आएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। यहां मैंने सीधा सीधा कहा है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, इसके बाद सीमांध्र, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कितने हो गए राज्य? 9। अब सुनना, एक नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, एक नंबर पे आप एक नंबर इसे दे दो एक बार। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, ध्यान दोगे तो काम आसान बनेगा। एक नंबर आपने इसको दे दिया और 2 नंबर आपने दे दिया सीमांध्र। मैंने बीच में यूं करके कहा ये वाला तो कौन सा तट है? आप कहेंगे पूर्वी तट। मैं आपसे सीधा पूछूं पूर्वी तट पर सर्वाधिक सीमा सीमांध्र आंध्र प्रदेश, और ये वाला कौन सा तट है सर? ये वाला पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ लगती है। टोटल राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल राज्य जो है वो सीधा सीधा आप कहेंगे 9 है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात के साथ, सबसे कम तटीय सीमा तो आप कहेंगे गोवा के साथ। दूसरे नंबर पे सीमांध्र। अब देखना 2 के बाद क्या आएगा? 3। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अब आपको क्या करना है, सीधा एक क्रम बना देना, सीरीज बना देनी है। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। एक बार ध्यान देना, 3 5 7 9। यहां पे करना है 4, यहां पे 6, यहां पे 8। भले मर्जी तटीय में कैसे भी प्रश्न पूछे अपना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलत? क्योंकि भाई साहब एक नंबर पे 9 नंबर पे ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि पूर्वी तट पे सर्वाधिक सीमा आप कहोगे सीमांध्र की, पश्चिमी तट पे सर्वाधिक सीमा गुजरात की, या ये पूछ सकता है कि पूर्वी तट के ऊपर सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल के 8वें नंबर पे 9 राज्यों में, पश्चिमी तट पे सबसे कम सीमा गोवा की, और ऑल ओवर पूछे तटीय सीमा की लंबाई तो आपका उत्तर आएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन मैंने कहा था समुद्री सीमा द्वीप समूह सहित अगर पूछ ली जाए तो 75 16 पॉइंट में 6 किलोमीटर। याद कर लेना, सीधी सी बात है, काम की बात है, और याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कहता हूं मैं कि धरा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सर्वाधिक सीमा कौन? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा सीमा गुजरात के साथ लगती है। गुजरात के बाद बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के साथ है, आंध्र प्रदेश के बाद में बात करते हैं तमिलनाडु के साथ में, तमिलनाडु के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ में है, महाराष्ट्र के बाद में बात करते हैं तो केरल के साथ में है, केरल के बाद में बात करते हैं तो याद रखिएगा ओडिशा के साथ में सीमा बनती है, ओडिशा के बाद में बात करते हैं तो कर्नाटक के साथ सीमा बनती है, और कर्नाटक के बाद में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनती है। कितनी बनती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर याद रख लेना है कि हाँ सीमा बनती है। चले आगे चलते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न बच गया है। पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर आएगा सीधा 4। पूर्वी तट पे राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं। जबकि मैं बात करता हूं पश्चिमी तट पे तो आप कहेंगे कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे कितने? तो आप कहेंगे सर 5 राज्य हैं। चलिएगा इसके बाद में आगे बताता हूं। आपसे ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है, और वहां गोवा ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, वहां दमन द्वीप दिया हुआ है, और वहां पे आपका पांडिचेरी, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर दमन द्वीप आएगा, वहां पे गोवा नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहां सबसे कम पूछा। मैंने तो अभी क्या बताया था, केवल 9 राज्य बताए थे। ऐसा प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, आ सकता है। इसके बाद निम्नलिखित में से सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाते हैं। अब गुजरात तो राज्य है सीमा बनाने वाला तटीय में, तो यहां पे आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। अगर टोटल देखे जाए द्वीप समूह को मिला लिया जाता है, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो याद रखना सबसे ज्यादा सीमा के अंदर कौन आ जाएगा? अंडमान निकोबार। केवल राज्य पूछे जाए तो कौन आएगा? गुजरात आएगा। याद रख पाएंगे इतना? सर रख पाएंगे, क्यों नहीं रख पाएंगे? है ना? चलें आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया शानदार है ना। एक बार सेशन को लाइक कर दो और दबा के शेयर कर दो बस, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या कर लेना, आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का निकटतम
समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है सर? कौन सा बताएंगे? भारत का निकटतम है समुद्री जो पड़ोसी देश है सर वो श्रीलंका है। लेकिन बाबूजी श्रीलंका ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे आप? दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? आप कहेंगे इंडोनेशिया। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है इनका अगर क्रम आपसे पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में आप कहते हैं कौन सी जल संधि है? आप कहेंगे पाक जल संधि है। लेकिन भाई साहब इनका क्रम पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण के अंदर क्रम पूछ लिया जाए, ध्यान देना कौन कौन से आएंगे। एक ही नाम याद करना है कि पाप है जो आम है, पाप है जो आम है। पापी तो हर जगह मिल जाएंगे, पाप है जो आम है, पाप है जो आम है। यानी पाक जल संधि, पंबन द्वीप, आदम का ब्रिज या आदम खाड़ी, आदम का पुल, और उसके बाद में आएगा मन्नार की खाड़ी। सीधा सीधा आपको एक ही बात याद करनी है कि पाप है जो आम है, पाप है जो आम है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछा जाता है, याद कर लेना। पाक जल संधि, पंबन द्वीप, आदम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी। लेकिन अगर मैं एक बात और पूछूं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जो 4 जगह है लेकिन 3 राज्यों में है। यानी उसकी 4 मुख्य जगह, एक खुद पांडिचेरी है जो तमिलनाडु में है, एक कराईकल नाम का स्थान है ये भी तमिलनाडु में है, एक माहे नाम का स्थान है ये केरल के अंदर आता है पांडिचेरी का ही, और एक यनम नाम का स्थान है जो आपका कहां पे आता है? आंध्र प्रदेश में। पर्सन क्या बनेगा कि एकमात्र ऐसा, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? सर केरल है। कौन सा है? केरल। अब केरल कौन कौन से 3 राज्यों में फैला है? नंबर 1 पे बात करते, केरल का नाम रहे पांडिचेरी है, पांडिचेरी है। पांडिचेरी कौन से 3 राज्यों में फैला हुआ है? केरल में, माहे। इसके बाद में बात करते हैं अपन, तो यहां पे आता है आपका कराईकल, पांडिचेरी ये तमिलनाडु में, और यनम नाम का जो स्थान आता है ये कहां पे आता है? आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। कहां पे आता है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा। चलें आगे, बहुत बढ़िया। मात्र कुंडिया वाले का आगे है कि वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है क्या? चलिएगा फिर, चलें आगे, चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एक चैनल बताता हूं ना, आपको ध्यान देना है। ये कुछ एक चैनल है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। ये प्रमुख जल चैनल है, ध्यान देना साथियों। यहां मैं बात कर रहा हूं, एक आता है कोको जल चैनल। कौन सा जल चैनल आता है? तो आप कहेंगे सर कोको जल चैनल आता है। आप ध्यान देना, पहले आपको क्या करना है, एक एक चीज को देखना है फिर समझना है ना। मैंने इधर से चलता हूं मैं। भारत का अक्षांश विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, काम की चीज है। 8 डिग्री 4 मिनट यहां है। पहली बात तो जल चैनल कहते किसे? कंफ्यूजन आपके बहुत सारा अभी मिटा दूंगा। जल चैनल का मतलब भाई समुद्र में जल का क्षेत्र है और संयोगवश उधर से कोई अक्षांश रेखा गुजरी है। मैंने क्या कहा? संयोगवश कोई उधर से अक्षांश रेखा गुजरी है। अब इधर से अक्षांश रेखा गुजरी, बिल्कुल गुजरी सर। तो याद रखना मेरी बात, इधर से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी है। ये मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री जल चैनल है। तो आपको याद रखना है 8 के होते हैं 68, और जब मामा के यहां जाते हैं, मामा के यहां जाते हैं तो कौन मिलती है? मामी मिलती है। कौन मिलती है? मामी मिलती है। और मामी के पास जाके अपन खाएं पिए मजे करें, उसके भी ठाठ ही है भाई साहब। मामाड़ का तो मजा ही ना रहा है। मामाड़ बोले मारवाड़ में नांदेरन, अपन बोला नांदेरो, नानेरो, मामाड़ बोले मामाड़। चलो कटे गए रे मार साहब, मामाड़ गए ऊपरो। तो मामाड़ गए ऊपरो, मालदीव और मिनिका याद रखिएगा, ये 8 डिग्री जल चैनल है। 8 के ठाठ हैं, मामी याद कर लेना। और मामी का नाम पूछे 9, मामी का नाम पूछे 9, 9, 9, 9 लक्ष्मी, 9, 9 लक्ष्मी। याद रखना लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में आता है। 9 डिग्री जल चैनल किस किस के बीच में है? आप कहेंगे लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में आ जाता है। कितने डिग्री? 9 डिग्री। किस किस के बीच में? लक्षद्वीप मिनिकाय के बीच में। लक्षद्वीप मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री आता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकाय के बीच में आता है। अब सुनिएगा, मैं बताता हूं। इधर वाले कंप्लीट हो गए, 2 ही चैनल है। इधर आप जानते हैं अंडमान ऊपर आता है, निकोबार नीचे आता है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, मैं कह रहा हूं अंडमान ऊपर आता है, निकोबार नीचे आता है। अंडमान ऊपर आता है, निकोबार नीचे आता है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। अंडमान के 3 हिस्से, मुख्य मुख्य, बाकी नीचे एक और भी। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। याद हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और नीचे दक्षिणी अंडमान। ध्यान देना, डंका फंसा दल दल में फंसा। बोलो मेरे साथ, डंका फंसा दल दल में फंसा, डंका फंसा दल दल में फंसा, डंका फंसा दल दल में फंसा। सर क्या बात कर रहे हो? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। डंका फंसा तो दल दल में फंसा, डंका फंसा तो दल दल में फंसा। याद रख लीजिएगा, डंकन पास, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आता है। डंका फंसा तो दल दल में फंसा। याद कीजिएगा। आगे फिर बात करता हूं मैं, आपको याद करना। अब अंडमान के ठीक नीचे निकोबार, निकोबार का एक भाग कार निकोबार कहलाता है, एक भाग ग्रेट निकोबार कहलाता है। ध्यान देना, ये कार कहो चाहे बस कहो, कार कहो चाहे बस कहो, बस कहो चाहे 10 कहो, याद कर लेना 10 डिग्री जल चैनल।
10 डिग्री जल चैनल, कार कहो चाहे बस कहो और बस कहो चाहे 10 कहो, 10 डिग्री जल चैनल, ये कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में। बस लघु 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 फिर कार है 10 डिग्री जल चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। सीधा पूछे तो अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान ऊपर रह गया, निकोबार नीचे आ गया। 6 डिग्री जल चैनल पूछा जाए जिसे ग्रेट चैनल कहते हैं, ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में आता है। सुमात्रा किसका हिस्सा है सर? ये इंडोनेशिया का हिस्सा है ना, ये सुमात्रा आ जाएगा, बाद में इधर जावा आ जाएगा। सुमात्रा के बाद में यहाँ कौन आता है? तो आप कहेंगे जावा आता है। इधर एक मलेशिया भी आता है, जहां पर पढ़ते हैं मलक्का जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आ जाती है। चलिएगा आगे चलती है, यहां तक कोई दिक्कत है? एक बात और बता देता हूं मैं, एक बात और बता देता हूं, इसकी पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, लिखना नहीं है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए। मैं एक बात कहता हूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का नाम क्या रहेगा? टेलीग्राम का नाम है जीके बाई नेवरी सर। टेलीग्राम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा जीके बाई नेवरी सर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। इस टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगे। चलें आगे चलते हैं, है ना, ध्यान देना। हाँ भाई, एक बार जितने साथी देख रहे हैं उतने साथी एक बार सेशन को लाइक कर दो ना। अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलें आगे चलते हैं। आगे देखना, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, वैसे आ सकता है पेपर के अंदर। ये आपके सामने क्या है? ये स्थल भाग है, जैसा कि मैंने कहा स्थल भाग, ये स्थल भाग है। इस स्थल भाग में ये जो कटा फटा भाग है, इसको मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे आधार रेखा कहते हैं। इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसे आधार रेखा के नाम से हम जानते हैं। आधार रेखा से ध्यान दे लेना, अब यहां से मैं स्पीड मैंने गाड़ी की कम कर दी, क्यों? प्रश्न आएगा। आधार रेखा से आप 12 समुद्री मील तक चल जाते हैं। आधार रेखा से कितना? 12 समुद्री मील तक आप चल जाते हैं, इसे आप प्रादेशिक सीमा का क्षेत्र कहते हैं। और आप जानते हैं समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं, यानी लगभग मैं कहूं तो 1852 मीटर होते हैं, है ना। 1.8 किलोमीटर लगभग आप मान के चलिएगा, 1.85 भी कह सकते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं। और इसी को अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहें 12 समुद्री मील को, तो 21.6 किलोमीटर आप कह सकते हैं। यानी प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है कितने समुद्री मील? 12 समुद्री मील। और मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात। मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आएगा ही आएगा कि भारत की प्रादेशिक सीमा है, लोग करेंगे 6100 किलोमीटर, 75 16 किलोमीटर, आप करना 12 समुद्री मील या 21.6 किलोमीटर। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा, फिर आगे बात आती है सभी संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। फिर आता है एक संलग्न सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 तक है, प्रादेशिक है। आधार से लेकर 24 तक कौन सा है? तो आप कहेंगे संलग्न सीमा क्षेत्र है। आधार रेखा से कितना? तो आप कहेंगे 24 समुद्री मील, साफ सफाई, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय व राजकोषीय अधिकार वाला। और 3 नंबर पे बात आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। तो आप कहेंगे आधार रेखा से 200 समुद्री मील सागरीय संसाधनों और जीवों के संरक्षण करना आदि आदि, ये पूरे के पूरे अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। तो आपको केवल 3 बातें याद करनी है कि भारत की प्रादेशिक सीमा ये 12 समुद्री मील है, संलग्न सीमा क्षेत्र ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है, अनन्य आर्थिक जोन है ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। तीनों बात याद कर लेना, पक्का प्रश्न बनने के चांसेस है, नए पैटर्न का प्रश्न यहां से बन सकता है। इसके बाद में मैं आपको सीधी सीख बता दूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी? तो ध्यान दे लेना, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सीधा सीधा याद क्या करेंगे? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है भाई साहब? तो आप कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो आप कह सकते हैं, ये थोड़ा कट गई है स्लाइड, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप कहेंगे 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आता है गुजरात, गुजरात के बाद एक आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन आता है? तो आप कहेंगे झारखंड, झारखंड के बाद में कौन आता है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आता है मिजोरम। यानी ये कर्क रेखा जिधर से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका उत्तर आएगा 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य हैं? एक तो गुजरात है, गुजरात के बाद यहां रह गया ना, ऊपर वाला कट गया थोड़ा, राजस्थान। गुजरात है, फिर राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके अलावा प्रश्न कोई भी आ जाए, प्रश्न क्या आता है? प्रश्न का तरीका क्या होता है? निम्नलिखित में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब भाई साहब गुजरती कहां से वो याद कर लो। इधर उत्तर पूर्वी भारत में 2 राज्य याद कर लेना, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई फॉर्मूला नहीं, सामान्य बात है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कर्क रेखा के दक्षिण में कितने? 8 ही।
कर्क रेखा गुजर रही कितने से? 8 से। कर्क के दक्षिण में कितने? 8, 8, 8, 16 हो गए। तो कर्क के उत्तर में कितने? उत्तर में 12। कर्क रेखा के दक्षिण में 8 है, कर्क रेखा के उत्तर में 12 है, याद कर लेना। तो दक्षिण में 8 राज्य याद रखिएगा। कर्क रेखा के निकट राजधानी कौन सी है? रांची है। इसके बाद में बात पूछा जाए कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में दूर स्थित राजधानी कौन सी है? तो आप कहेंगे जयपुर है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में अगर सबसे दूर राजधानी पूछी जाए तो जयपुर है, ये आपको याद करना है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब गिरती हैं? तो आप जानते हैं 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। पर्सन कई बार क्या होता है कि ये खोपड़े को काम में लेने के लिए पूछते हैं, सूर्य इससे ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। पर्सन है निम्नलिखित में से कौन से शहर में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकेंगी? ये क्लाइमेट से संबंधित प्रश्न है। एक ऑप्शन दे देंगे चेन्नई, चमकेगी यहाँ तो। एक ऑप्शन दे देंगे मद्रास, चमकेगी यहाँ तो। मद्रास चेन्नई तो एक ही बात सर, चलो कोई नहीं, मैसूर दे देंगे। एक ऑप्शन दे देंगे मुंबई, चमकेगी। एक दिल्ली दे देंगे, दिल्ली तक सूर्य की किरण पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अभी तक है नहीं कि जो दिल्ली में सीधी चमका दे। क्यों? क्योंकि भाई साहब सूर्य तो कर्क रेखा पर जाएगा और वापस से फिर दक्षिण की ओर आ जाएगा, तो कर्क रेखा से उत्तर में तो कभी चमकती ही नहीं है। कर्क रेखा पर लंबवत किरणें कब चमकती है? तो आपका उत्तर आएगा 21 जून को चमकती है, ये याद रख लेना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां पे है? तो आपका उत्तर आएगा कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान के अंदर है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित स्थानों पर ध्यान देना। यहाँ पे क्या बात आ रही है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित स्थानों पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकती हैं, ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद में अपन लास्ट स्टेप में चलना है, आपको याद रखना है। आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो आपको बताना है भारत की जो मानक समय रेखा है। देखो पहली बात तो मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा ये कितने डिग्री देशांतर है? तो आपका उत्तर आएगा 0 डिग्री देशांतर है, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और 22 अक्टूबर 1884 को इसका निर्धारण किया गया था। यह विश्व की मानक समय रेखा है। लेकिन विश्व की मानक समय रेखा के साथ साथ अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सीधी बात, एक बात और याद कर लेनी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। इसके आगे ना ही तो पूर्व लगेगा और ना ही इसके आगे पश्चिम लगेगा। चलें, बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। थोड़ी सी और है तो अपन क्लास को कंप्लीट ही कर लेते हैं। हालांकि 9 बजे सेशन था, 9:15 बजे भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये 82.5 डिग्री आएगा यहाँ पे, 82.5 डिग्री। ये जैसे पूरा वैश्विक मानचित्र आपके सामने बना हुआ है, ये 0 डिग्री है ना। अब 0 डिग्री से इधर वाला कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री से इधर वाला कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध का प्रत्येक देशांतर होगा पूर्वी देशांतर। पश्चिमी गोलार्ध का प्रत्येक देशांतर कैसा होगा? पश्चिमी देशांतर होगा। यह है विश्व की मानक समय रेखा। याद रखना, अगर दिए हुए टाइम से सूर्य उदय कहां होता है? पूर्व में। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व। यहां से सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पहले ये वाला भाग सामने जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे चलेगा सिस्टम। कहने का मतलब पहले सूर्योदय पूर्व वाले भाग में होगा। अब होगा तो टाइमिंग का भी फर्क रहता है। पूरी पृथ्वी पे याद रखना है कुल देशांतर, आगे इसमें कैलकुलेट किया हुआ, मेरा स्लाइड चलेगी कोई नहीं, याद रखना विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय आगे रहता है। एक प्रश्न तो ये आता है, आप सीधा याद भी कर सकते हैं, 5.5 घंटा आगे रहता है। अब ये 5.5 क्यों आगे रहता है? 6.5 क्यों नहीं रहता? 7.5 क्यों नहीं रहता? इसका जवाब अपने पास है। मैंने कहा कुल देशांतर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कुल देशांतर 360 है। 360 पृथ्वी घूर्णन करती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। भाई कुल देशांतर 360, पृथ्वी घूर्णन करती है कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 24 घंटे में। 360 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो इसे 24 घंटे लगते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं। और ये जो 1440 मिनट है, अगर मैं यूं कहूं कि 360 डिग्री घूमने में लगते हैं, 1 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 1440 बटे में 360 लगेंगे, यानी कितने मिनट लगे? 4 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री जब घूमती है तो उसे 4 मिनट लगते हैं, 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब 24 घंटे, पूरा का पूरा दिन ही लग जाता है। कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 24 घंटे में पृथ्वी एक रोटेशन पूरा कर लेती है। अब जब कर लेती है तो उसी हिसाब से होगा। मैंने आपके सामने 2 बिंदु दिए, ए बिंदु और बी बिंदु। अब मैं पूछूं कि सूर्योदय पहले कहां होगा? आप कहेंगे सर ए बिंदु पे, क्योंकि ए वाला बिंदु सामने, बी वाले बिंदु पे टाइम ए से आगे रहेगा पीछे रहेगा, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये वाला ऐसे है निशान। तो सर सही बात है, जो बी वाला बिंदु है ना, ये बी वाला बिंदु, यहां पे टाइम ए वाले बिंदु से मतलब पीछे है। बी वाला बिंदु घूम के ए पे जाएगा, तब यहां सुबह होगी, तब यहां 6 बजेंगे, यहां तो 6 से पहले बज रहे हैं। यानी याद रखना, दिए हुए समय से अगर पूर्व का समय पूछा जाता है तो पीछे का आता है, दिए हुए समय से अगर पश्चिम का समय पूछा जाता है तो आगे का समय आता है। अब मैं आपसे सीधा पूछूं, स्थानीय समय, स्थानीय समय का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इसको आप छोड़ दो, आपके समझ नहीं आएगा, सब्जेक्ट की बात है, यहां ध्यान देना। स्थानीय समय का मैंने बता रखा है यहां पे, मानक समय रेखा, चलो ध्यान दो। जैसे यहां देखना, आपसे पूछे भाई ये 0 डिग्री है, ये क्या है? तो आप कहेंगे विश्व की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी? 82.5। कितने डिग्री का फर्क होना चाहिए दोनों में? 82.5 डिग्री का।
1 डिग्री बराबर कितना टाइम बदलता है? 4 मिनट का। तो 82.5 को गुणा 4 से कर लो, 330 मिनट। यहां अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 5:30 बजेंगे, यानी 5.5 घंटे का फर्क रहता है। चलें आगे चलते हैं, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको सीधा टाइमिंग के प्रश्न है, ये आप निकाल लेंगे और क्या ही बताना है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा, भारत की मानक समय रेखा ये गुजरती 5 राज्यों से। एक तो आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रख लेना, आंधी में उड़ा छत्ता ऊपर गया, आंधी में उड़ा छत्ता ऊपर गया, यानी आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंधी में उड़ा छत्ता छत्तीसगढ़ है, ऊपर गया तो उत्तर प्रदेश है। तो आज का सेशन ये रहा, कैसा लगा? टेस्ट सोल्यूशन करवाना था लेकिन खाना वाना खाऊंगा और ज्यादा रात हो गई। कल 9:15 बजे वापस से टेस्ट सोल्यूशन वाली क्लास होगी, तो आज एक ही क्लास होगी, ठीक है ना? तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। एक तो टेस्ट का सॉल्यूशन होगा और एक अपनी क्लास हो जाएगी, ठीक है।